कहानी की शुरुआत होती है कोलोराडो की एक हाई सिक्योरिटी जेल से, जहां रे ब्रेसलिन नाम का एक आदमी कैद होता है। रे देखने में तो आम कैदी लगता है, लेकिन उसके अंदर दिमाग भी है और दम भी। एक दिन जेल के अंदर एक कैदी रे को चेतावनी देता है कि उसे जैक नाम के कैदी से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वो रे पर हमला करने का प्लान बना रहा है। अगले ही दिन जैक सच में अपने प्लान के हिसाब से रे पर हमला कर देता है, लेकिन जैक की रे के सामने एक नहीं चलती। रे उसे आसानी से काबू कर लेता है और लड़ाई जीत जाता है। लेकिन इस लड़ाई की वजह से जेल के गार्ड्स रे को सजा दे देते हैं। उसे जेल के एक खास हिस्से में डाल दिया जाता है, जिसे अलग चैम्बर कहा जाता है। ये वही जगह होती है जहां सबसे खतरनाक कैदियों को पूरे 24 घंटे बंद रखा जाता है। इस नए कमरे में ना तो कोई खिड़की होती है और ना कोई बाहर देखने का रास्ता। अंदर बस एक टॉयलेट होता है। बाकी पूरा कमरा ऐसा होता है कि इंसान अकेलेपन में टूट जाए। ऊपर से कैमरों के जरिए 24 घंटे रे पर नजर रखी जाती है। अब रे समझ जाता है कि यहां से निकलना आसान नहीं होगा, लेकिन वो हार मानने वाला भी नहीं है। वो उसी वक्त जेल से भागने का प्लान बनाना शुरू कर देता है। रे पूरे जेल का पैटर्न समझने के लिए बहुत ध्यान से हर चीज देखता है। उसे पता चलता है कि जेल के पास ही एक गैरेज है और गार्ड्स की संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है। वो कई दिनों तक हर गार्ड की आदतें नोटिस करता है। तभी उसे एक खास चीज पता चलती है। कुछ गार्ड रोजाना ठीक 7 मिनट के लिए बाहर जाकर ब्रेक लेते हैं। यही रे के लिए सबसे बड़ा मौका बन जाता है। अब रे को सिर्फ अपने कमरे के दरवाजे का पासकोड पता करना था। इसके लिए वो खाने के साथ आने वाले दूध के पैकेट से प्लास्टिक का एक पतला टुकड़ा निकालता है और चुपचाप उसे पासकोड स्क्रीन पर लगा देता है, ताकि नंबरों के निशान उस पर छप जाए। धीरे धीरे उसे पासकोड का अंदाजा हो जाता है और फिर नंबर सही तरीके से सेट करना उसके लिए मुश्किल नहीं रहता। इतना ही नहीं, रे बाहर मौजूद अपनी टीम तक भी मैसेज पहुंचा देता है कि जिस दिन वो भागेगा, उसी दिन ठीक शाम 4 बजे उन्हें जेल के पास वाले गैरेज के करीब पहुंचना होगा। अब आखिरकार वो दिन आ जाता है। रे पासकोड का इस्तेमाल करके अपने सेल से बाहर निकलता है। फिर वो पाइप्स और अंदर के रास्तों से घूमते हुए गैरेज तक पहुंच जाता है। उसी दौरान बाहर उसकी टीम एक बड़ा शोर पैदा कर देती है, ताकि सबका ध्यान भटक जाए। फायर ब्रिगेड तक वहां पहुंच जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर रे चुपचाप एक गाड़ी के नीचे लटक कर वहां से बाहर निकल जाता है। कुछ दूरी के बाद वो नीचे उतर जाता है और एक सुनसान सड़क पर पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस उसे पकड़ने आती है, लेकिन तभी लेस्टर नाम का एक आदमी वहां आता है और पुलिस से कहता है कि रे को छोड़ दो। अब असली ट्विस्ट सामने आता है। रे असल में कोई आम अपराधी नहीं होता। वो खुद एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक होता है। उसकी कंपनी दुनिया भर की जेलों की सिक्योरिटी टेस्ट करती है। रे खुद कैदी बनकर जेलों में जाता है, ताकि वो सिक्योरिटी की कमियां निकाल सके और जेल सिस्टम को बेहतर बनाया जा सके। रे इतनी जेलों से भाग चुका होता है कि लोग मानने लगते हैं कि ये आदमी किसी भी जेल से बाहर निकल सकता है। करीब 5 महीने बाद रे वापस अपने ऑफिस आता है, जहां वो अपनी टीम और दोस्तों के साथ समय बिताता है। तभी उसका पार्टनर लेस्टर उसे एक लड़की से मिलवाता है, जिसका नाम जेसिका होता है। जेसिका चाहती है कि रे दुनिया की सबसे सीक्रेट और सबसे कड़ी सिक्योरिटी वाली जेल की जांच करे, लेकिन जेसिका एक शर्त रखती है कि रे और उसकी टीम को ये नहीं बताया जाएगा कि वो जेल कहाँ स्थित है। यानी वो खुद भी नहीं जान पाएंगे कि वे किस जगह जा रहे हैं। इसके बदले जेसिका रे को बहुत बड़ी रकम देने को तैयार होती है। रे को यह सब थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन लेस्टर उसे समझाकर मना लेता है। रे हां कर देता है। फिर रे को एक संदिग्ध आतंकी की पहचान दी जाती है और उसके हाथ पर एक ट्रैकर भी लगाया जाता है, ताकि मिशन की निगरानी की जा सके। लेकिन तभी कुछ लोग रे को अगवा कर लेते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। होश खोने के बाद उसके हाथ में लगा ट्रैकर भी बड़ी सफाई से निकाल दिया जाता है। इसका मतलब साफ था कि अब कोई नहीं चाहता कि रे को पता चले कि उसे कहां ले जाया जा रहा है। जब रे की आंख खुलती है तो वो खुद को एक कांच जैसे डिब्बे में बंद पाता है और उसके चारों तरफ कई कैदी मौजूद होते हैं।
अब रे समझ जाता है कि वो किसी दूसरी जेल में पहुंच चुका है और ये जगह बिल्कुल अलग है। इसके बाद रे की मुलाकात जेल के वार्डन से होती है, लेकिन यहां एक और झटका लगता है। रे को बताया गया था कि वार्डन का नाम मार्श होगा, लेकिन सामने जो आदमी होता है उसका नाम कुछ और होता है। रे को साफ समझ आ जाता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। रे तुरंत एक खास कोड बोलता है जो इमरजेंसी में उसे बाहर निकालने के लिए होता है, लेकिन वार्डन उस पर कोई ध्यान नहीं देता और रे को जबरदस्ती जेल के अंदर भेज दिया जाता है। जेल के अंदर रे देखता है कि यहाँ के सारे गार्ड एक जैसे कपड़े पहनते हैं और उनका व्यवहार बेहद बेरहम है। वे बिना किसी वजह किसी को भी मारने पीटने लग जाते हैं। यहाँ कोई नियम कायदा नहीं दिखता, सिर्फ डर और दबाव। कुछ देर बाद रे की मुलाकात अनिल नाम के एक कैदी से होती है। अनिल बताता है कि उसने कोई बड़ा अपराध नहीं किया, फिर भी वो यहाँ है क्योंकि कुछ लोग उससे जबरदस्ती जानकारी निकलवाना चाहते हैं। अब रे को धीरे धीरे असली सच्चाई समझ में आने लगती है। ये जगह असल जेल जैसी नहीं है। यहाँ ज्यादातर लोग असली अपराधी नहीं हैं। यहाँ अमीर लोग अपने दुश्मनों को चुपचाप गायब करने और उन्हें अंदर दबाकर रखने के लिए भेजते हैं। रे समझ जाता है कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे उस सेक्शन में जाना होगा जहाँ सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है, ताकि वो सिस्टम के अंदर की सच्चाई तक पहुंच सके। इसी वजह से रे जानबूझकर झगड़ा करता है और हालात ऐसे बनाता है कि उसे उसी खतरनाक सेक्शन में डाल दिया जाए। आखिरकार उसे एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है, लेकिन ये कमरा साधारण नहीं होता। वहां का तापमान इतना ज्यादा होता है कि इंसान का रहना मुश्किल हो जाए। और अब रे को एहसास हो जाता है कि इस जेल से भागना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। उस स्पेशल सेल में तेज रोशनी और गर्मी की वजह से रे और उसके साथी मां को जल्दी ही चक्कर आने लगते हैं। ऊपर वार्डन कैमरे में ये सब देखकर मजे ले रहा होता है, जैसे उसे लोगों की परेशानी से फर्क ही नहीं पड़ता। अगले दिन वहां डॉक्टर काइली उन्हें देखने आती है। उसे रे पर थोड़ी दया आती है, लेकिन जब रे उससे पूछता है कि ये जेल आखिर है कहां, तो डॉक्टर कुछ नहीं बताती। वो चुपचाप चली जाती है। कुछ समय बाद रे और मां को उस सेल से बाहर निकाला जाता है। तब रे को एक और जरूरी बात पता चलती है। वो देखता है कि उस कमरे का फर्श एल्यूमिनियम का नहीं बल्कि स्टील का बना हुआ है। रे तुरंत मां से कहता है कि किसी तरह उसे एक मेटल का टुकड़ा चाहिए ताकि वो फर्श के नट बोल्ट खोल सके। उसी दौरान मां को वार्डन फिर से बुलाता है और उससे बार बार उसके पासवर्ड और जरूरी जानकारी पूछता है, लेकिन मां एक शब्द भी नहीं बोलता। गुस्से में गार्ड्स उसे डराने की कोशिश करते हैं और उस पर दबाव डालते हैं ताकि वो टूट जाए। लेकिन इसी सब के बीच मां चालाकी से एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा चुरा लेता है और बाद में वही टुकड़ा रे को दे देता है। अब मां रे से पूछता है कि उसका अगला प्लान क्या है। रे उसे बताता है कि उसके हिसाब से ये जगह जमीन के नीचे नहीं बल्कि किसी बंद सिस्टम में बनाई गई है। अगर वो फर्श खोलकर नीचे उतर भी जाएं, तो उन्हें ऊपर की तरफ निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मां को अब भरोसा हो जाता है कि रे के साथ रहकर ही बाहर निकलने का कोई मौका है, इसलिए वो भी रे के साथ पूरी तरह जुड़ जाता है। फिर प्लान के मुताबिक रे और मां दोबारा ऐसा माहौल बनाते हैं कि उन्हें फिर उसी स्पेशल सेक्शन में भेज दिया जाए। कुछ देर बाद दोनों उसी सेल में पहुंच जाते हैं। अब रे कैमरे की नजर से बचते हुए धीरे धीरे फर्श के नट बोल्ट खोलना शुरू करता है। जैसे ही काम पूरा होता है, वो मां को इशारा करता है कि वो गार्ड्स का ध्यान भटकाए। मां जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे सभी गार्ड उसी तरफ देखने लगते हैं। इसी दौरान रे जल्दी से कैमरे के सामने कागज चिपकाकर उसकी नजर ब्लॉक कर देता है। अब रे फर्श के अंदर उतर जाता है, लेकिन वहां एक गलती हो जाती है। उसके हाथ से एक पाइप टूट जाता है और पानी तेजी से फैलने लगता है। रे को तुरंत वापस ऊपर जाना पड़ता है, वरना मामला बिगड़ सकता था। जब वो वापस आता है तो उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। ये जेल जमीन पर नहीं बनी है, ये असल में समुद्र के बीच एक बहुत बड़े जहाज के अंदर बनी हुई है। मतलब वे लोग चारों तरफ पानी से घिरे हुए थे और बाहर जाना लगभग नामुमकिन था।
अब इधर बाहर की तरफ भी चीजें गड़बड़ होने लगती हैं। रे की टीम और उसके दोस्त ये पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि रे कहाँ है। तभी उन्हें पता चलता है कि इस मिशन के लिए जो चेक रे को मिला था वो बाउंस हो गया है, और जिस लड़की जेसिका ने डील की थी उसका भी कोई असली पता नहीं मिलता। अब सब समझ जाते हैं कि कुछ बड़ा फेक किया गया है। लेस्टर को रे को ढूंढने के लिए कहा जाता है, लेकिन लेस्टर बाहरी तौर पर ऐसे दिखाता है जैसे उसे सब सामान्य लग रहा हो। बाद में खुलासा होता है कि यही लेस्टर असल में इस पूरे खेल के पीछे था। वो कंपनी का अकेला मालिक बनना चाहता था, इसलिए उसने रे को जानबूझकर इस फर्जी डील में फंसाकर हमेशा के लिए गायब कर दिया। लेस्टर वार्डन को फोन करके कहता है कि रे को जिंदगी भर उसी जेल में रखा जाए ताकि वो कभी बाहर ना आ सके। लेकिन रे की टीम हार मानने वाली नहीं थी। उन्हें एक गैर कानूनी जेल के बारे में पता चलता है, जहां अमीर लोग अपने दुश्मनों को चुपचाप बंद करवा देते हैं। बस दिक्कत ये थी कि ये जेल है कहां, ये कोई नहीं जानता था। अब अंदर जेल के भीतर रे और मैं को भी यही पता लगाना था कि वे दुनिया के किस हिस्से में हैं। रे डॉक्टर काइली से मदद मांगता है, लेकिन डॉक्टर फिर भी कोई मदद नहीं करती। अब रे खुद तरीका निकालता है। वो एक पुराना गद्दा चुरा लेता है और जुगाड़ करके एक डिवाइस बनाता है जिसे सेक्सटेंट कहा जाता है। इस डिवाइस से वो जहाज की लोकेशन का अंदाजा लगा सकता था, लेकिन इसके लिए उसे जहाज के ऊपरी हिस्से तक जाना जरूरी था। इसके लिए रे एक कैदी जावेद की मदद लेता है। जावेद प्लान के तहत वार्डन के पास जाता है और खुद को उसका मददगार दिखाने लगता है। बदले में वो वार्डन से मांग करता है कि उसे खुले में जाकर नमाज पढ़ने दी जाए। वार्डन को शक नहीं होता और वो इजाजत दे देता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर रे सेक्सटेंट की मदद से लोकेशन का हिसाब लगाता है। आखिरकार रे समझ जाता है कि ये जहाज मोरक्को के पास अटलांटिक ओशन में कहीं मौजूद है। अब रे को पता चल चुका था कि वो कहां फंसा हुआ है, और यही जानकारी उसके भागने के प्लान में सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। अब मैं रे को बताता है कि उसका एक दोस्त मोरक्को में रहता है। अगर किसी तरह उसे इस जेल की लोकेशन की खबर पहुंच जाए तो वो अपनी टीम के साथ उन्हें बचाने जरूर आ सकता है। इसके लिए रे और मैं एक बार फिर डॉक्टर काइली से मिलते हैं और किसी तरह उसे अपने पक्ष में कर लेते हैं। रात के समय डॉक्टर मैं के दोस्त को ईमेल करके उनकी लोकेशन भेज देती है। अब उन्हें उम्मीद मिल जाती है कि बाहर से मदद आ सकती है। कुछ दिनों बाद आखिरकार भागने का दिन आ जाता है। जावेद वार्डन को झूठी खबर देता है कि ब्लॉक ए में बड़ा झगड़ा होने वाला है। ये सुनकर वार्डन तुरंत ज्यादातर गार्ड्स को ब्लॉक ए की तरफ भेज देता है। खासकर खतरनाक कैदियों वाले हिस्से में अब सिर्फ 2 गार्ड रह जाते हैं। अब रे अपना मौका देखकर वहां माहौल बना देता है और जल्दी ही कैदियों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान रे, मैं और जावेद जहाज के ऊपरी हिस्से की तरफ निकलने लगते हैं, लेकिन वार्डन को जल्दी पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत पूरे जहाज में लॉकडाउन करवा देता है। नतीजा ये होता है कि तीनों ऊपर पहुंचने से पहले ही दरवाजे लॉक हो जाते हैं और मजबूरी में उन्हें वापस लौटना पड़ता है। इधर उसी वक्त मैं का दोस्त अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर लेकर वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन जहाज के अंदर गार्ड्स और कैदियों के बीच जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो चुकी होती है। इसी हंगामे में जावेद घायल हो जाता है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। रे समझ जाता है कि अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है। वो कंट्रोल रूम में जाकर बिजली काट देगा। अगर बिजली कट गई तो लॉकडाउन के दरवाजे फिर से खुल सकते हैं। रे म से कहता है कि वो जावेद का ध्यान रखे और खुद आगे निकल जाता है। जावेद भी समझ जाता है कि वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो अनिल को भी आगे जाने के लिए कह देता है ताकि कम से कम बाकी लोग बच जाएं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि मां को मजबूरी में जावेद को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ देर बाद गार्ड्स जावेद को पकड़ लेते हैं और वो वहीं रह जाता है। उधर रे कंट्रोल रूम तक पहुंचकर जहाज की बिजली काटने में कामयाब हो जाता है। अब ऊपर की तरफ जाने वाला रास्ता फिर से खुल जाता है। अब मौ भी भागते हुए छत तक पहुंच जाता है और दौड़कर अपने दोस्त के हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है, लेकिन पीछे से जेल के गार्ड उस पर फायरिंग करने लगते हैं। फिर भी हेलीकॉप्टर वाली टीम पीछे नहीं हटती
और म को सुरक्षित खींचने की कोशिश करती है। वो लोग रे का भी इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन रे की किस्मत खराब होती है। वो अंदर एक पानी के टैंक वाले हिस्से में फंस जाता है। गार्ड उसे चारों तरफ से ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए रे एक रिस्क लेता है और दरवाजा खोलकर सीधे समुद्र में छलांग लगा देता है। अब म हेलीकॉप्टर में बैठकर नीचे देखता है तो रे समुद्र में डूबता नजर आता है। म तुरंत हेलीकॉप्टर से रस्सी नीचे फेंकता है और रे किसी तरह उस पर चढ़ जाता है। इसके बाद टीम जहाज से दूर निकलने लगती है। इसी बीच जहाज में मौजूद तेल के टैंकों की वजह से अंदर बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे वार्डन और उसका सिस्टम पूरी तरह खत्म हो जाता है। आखिरकार रे और म सुरक्षित मोरक्को के किनारे पर पहुंच जाते हैं। तभी वहां एक गाड़ी आती है और उसमें से जेसिका बाहर निकलती है। रे उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वही लड़की थी जिसने उसे इस मिशन में फंसाया था। अब जेसिका बताती है कि म असल में उसका पिता है। ये सुनकर रे के होश उड़ जाते हैं। यहां बड़ा ट्विस्ट सामने आता है कि म ने अपनी असली पहचान छुपा रखी थी ताकि उसके दुश्मन उसे खत्म न कर दे। रे को लग रहा था कि म कोई आम कैदी है, लेकिन वो कहानी इससे कहीं बड़ी थी। जेसिका बताती है कि उसने रे को धोखे से इस जेल में इसलिए भेजा क्योंकि वो अपने पिता को किसी भी हाल में बाहर निकालना चाहती थी। इसी वजह से उसने सब कुछ प्लान किया। अब जेसिका रे को लेस्टर की सच्चाई भी बताती है। लेस्टर ने लालच में वार्डन के साथ मिलकर धोखा किया था। असल में लेस्टर को एक ऑफर मिला था कि अगर रे इस जेल से बाहर नहीं निकल पाया तो लेस्टर को इस जेल सिस्टम की बड़ी पोस्ट मिल जाएगी और वो कंपनी का अकेला मालिक बन जाएगा। उधर जैसे ही लेस्टर को पता चलता है कि रे बचकर बाहर निकल आया है, वो अपना सामान बांधकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन रे की टीम उसे पकड़ लेती है। इसके बाद लेस्टर के साथ वही होता है जो उसने रे के लिए प्लान किया था। जब लेस्टर को होश आता है तो वो खुद को एक गाड़ी में बंद पाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये गाड़ी एक जहाज में रखी हुई है और वो जहाज कहाँ जा रहा है ये बात उससे भी छुपाई जाती है। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।